जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूपीएससी सीसेट पीवाईक्यू कर रहे थे कॉम्प्रिहेंशन। इसमें हम लोगों ने 2014, 15, 16, 17, 18 कंप्लीट कर लिया था और हम 2019 का जो पीवाईक्यूज है वह कंप्लीट कर रहे थे। अगर आप नए हैं तो पहला वीडियो अवश्य देख कर आएँ, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जल्द ही मैथ और रीजनिंग भी शुरू होगी। कुछ समस्याएं हैं, खैर। हमारा 13 नंबर परिच्छेद है, पढ़ते हैं और क्वेश्चन के आंसर देने का प्रयास करते हैं। भारत का आर्थिक फुटप्रिंट इसकी जनसंख्या को देखते हुए अभी भी यूएस, यूरोपीय संघ या चीन की तुलना में कम है। यानी कि जो आप पढ़ोगे पर्यावरण वगैरह में, इकोनॉमी या जीएस 1 में कहूँ, तो वहाँ आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ हम पीवाईक्यू करते हैं, पढ़ते हैं, आंसर देते हैं, आपको समझ में आता है अगर पहला वीडियो देखकर आते हैं तो। कुछ यहाँ लॉजिक उतना जो कहते हैं ना कि सिर्फ ये कर लो, सिर्फ वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर निकलेगा, ठीक है? कोई ट्रिक कुछ नहीं है। ध्यान से पढ़ लोगे, आंसर निकल आएगा। ट्रिक हम मैथ और रीजनिंग में बताएंगे जब जरूरी होगा। अन्य अर्थव्यवस्थाओं से सीखने के लिए इसके पास काफी कुछ है। हम संविधान बनाए तब भी कई लोगों से सीखे, कई लोग मतलब कई देशों के संविधान से सीखे, और यहाँ भी हमारे लिए सीखने को बहुत कुछ है। तथापि इसे उन संसाधनों सॉरी तथापि इसे उन समाधानों को ही कार्यान्वित करना चाहिए जो इसकी अनूठी परिस्थितियों के अनुरूप है। हमें क्या चाहिए? जो परिस्थिति के अनुरूप हो, जो संविधान में पूछा गया आप लोगों ने कि इस संविधान से ये लिया, उस संविधान से वो लिया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बताया भी कि हमने अच्छी-अच्छी चीजें अपने समय के अनुकूल जो भी चीजें हैं और हमारे जो विविधता के लिए जरूरी है वह चीजें ली हैं, सब कुछ हमने नहीं लिया। भारत को वर्तमान अधोगामी उपागम की बजाय एक सहयोग आधारित प्रभावी दीर्घकालिक नियामक व्यवस्था की खासतौर पर आवश्यकता है। विनियम वांछित परिणाम लाने का प्रयास करते हैं, जो नियम विनियम होते हैं। तथापि ये किसी न किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक उपकरण के रूप में बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। प्राय विनियम रोजगार और आर्थिक समृद्धि पर पड़ने वाले असर या कम प्रतिबंधी विकल्पों का विचार करने में असफल रह जाते हैं। विनियमों का इस्तेमाल भविष्य में और अधिक व्यापक रूप से साझी होने वाली समृद्धि की कीमत पर स्थानीय बाजारों को बचाने में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विनियमों के अनिवार्य रूप से अनेक अनैच्छिक परिणाम भी होते हैं। आज की यदि प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में विनियमों को ऐसे हथियारों के रूप में देखा जाना चाहिए जो अधिकांश नागरिकों के आर्थिक कल्याण को समुन्नत करते हुए लागत के औचित्य के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ लाने का प्रयास करेंगे। अब हम लोगों ने पढ़ लिया ये पैराग्राफ। क्वेश्चन देखते हैं और उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष, निहितार्थ या फिर अनुमान, इन्फरेंस, ये सब चीज एक होती है, पूर्व धारणा वगैरह अलग होती है। तो हम उम्मीद करें कि आप फर्स्ट वीडियो अवश्य देखकर आए। ये लिखा है, एक बेहतर नियामक व्यवस्था भारत को इसकी जनसंख्या के यथा उपयुक्त आमाप की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में सहायक होगी। उसने तो नियामक व्यवस्था को इतना अच्छा नहीं बताया था, उसने लास्ट में क्या बोला था? विनियमों का इस्तेमाल भविष्य में और अधिक व्यापक रूप से साझे होने वाली समृद्धि की कीमत पर स्थानीय बाजारों को बचाने में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नियमों के अनिवार्य रूप से अनेक अनैच्छिक परिणाम भी होते हैं। अरे अनेक जो ना चाहो, अनैच्छिक मतलब जो इसकी इच्छा ना हो, जो हमारे लिए जरूरी ना हो, वह भी परिणाम होते हैं। जबकि यहाँ क्या लिखा है? एक बेहतर नियामक व्यवस्था भारत को इसकी जनसंख्या के यथा उपयुक्त आमाप की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में सहायक होगी। दूसरा है, प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को विनियमों का युक्ति पूर्वक ही इस्तेमाल करना चाहिए। युक्ति पूर्वक जो शब्द है वह आप संविधान जब पढ़ोगे तब मौलिक अधिकार वगैरह में भी मिलेगा। यानी कि ध्यान से, लिमिटेशंस के साथ युक्ति पूर्वक मतलब। तीसरा है, भारत में विनियम आज की अति प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपने एकीकरण का समर्थन नहीं करते। नहीं, भारत की नियामक व्यवस्था के विकास में रोजगार के सृजन और आर्थिक समृद्धि के विचार को प्रबल रूप से रखा जाना चाहिए। रोजगार के सृजन, तो इनमें से कौन सा ज्यादा सही है? तो ज्यादा सही अगर आप पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देखोगे तो बी वाला होगा कि प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को विनियमों का युक्ति पूर्वक ही इस्तेमाल करना चाहिए।
युक्तिपूर्वक ही कुछ भी नहीं कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बी सही होगा। परिच्छेद में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विनियमों का उपयोग समृद्धि की कीमत पर स्थानीय बाजारों को बचाने में किया जा सकता है, किंतु आवश्यक रूप से विनियमों को में कई अनचाहे परिणाम भी होते हैं, जो मैंने आपको बताया था। यही वजह है कि प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को विनियमों का युक्तिपूर्वक ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सबसे बेस्ट यहाँ पूछा जाता है सर्वाधिक तर्कसंगत विवेकपूर्ण, तो सर्वाधिक तर्कसंगत विवेकपूर्ण बी वाला ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, पूर्व धारणा भी है, ये ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। एक तो पूर्व धारणा, दूसरा इन्फरेंस यानी कि निहितार्थ, निष्कर्ष, अनुमान। 17 कह रहा है कि जो पैराग्राफ लिखा गया इससे पहले पूर्व धारणा क्या बनाई गई थी, ये बताइए आप। तो आप पढ़िए क्वेश्चन और बताने का प्रयास करिए। आजकल की वैश्विक अर्थव्यवस्था में विनियमों का प्रभावी इस्तेमाल स्थानीय बाजारों को बचाने के लिए नहीं किया गया है। तो विनियम क्या नहीं किए गए हैं, ऐसा लिखा था कि स्थानीय बाजार बचाने के लिए विनियम नहीं किए गए। अभी हमने जो बताया था उसमें तो लिखा था कि विनियम किए गए हैं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है विनियमों का कार्यान्वयन करते समय सामाजिक एवं पर्यावरणीय सरोकारों की पूरे विश्व में सरकारों द्वारा आमतौर पर उपेक्षा की जाती है। तो उपेक्षा तो नहीं की जाती है, उसको बचाकर ही चला जाता है, ऐसा कहने का मतलब कोई नहीं है। परिच्छेद में परिच्छेद में ऐसा नहीं किया गया है। जब आप लास्ट लाइन पढ़ोगे तो उसमें देखोगे भी, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सी पूर्व धारणाएं वैध है, तो ना तो एक वैध है, ना ही दो वैध है, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय बाजारों को बचाने के लिए नहीं किया जाता। ये नहीं ना होता तो हो जाता, और यहाँ उपेक्षा ना होती तो हो जाता। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पर सामाजिक पर्यावरणीय लाभ के रूप में जो चीजें लिखी हुई हैं वह। ठीक है। चलिए अगला परिच्छेद देखते हैं। किसी अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अल्प पोषित तथा सुपोषित शिशुओं और छोटे बच्चों के सूक्ष्म जीवों की तुलना की है। कुपोषित और स्वस्थ बच्चों के मल के नमूनों से आहार नली के रोगाणुओं को अलग किया गया। एक ही उम्र के स्वस्थ बच्चों में पाए गए सुविकसित परिपक्व सूक्ष्म जीवों की तुलना में कुपोषित बच्चों में सूक्ष्म जीवों अपरिपक्व और कम विविध पाया गया। ठीक है। कुछ अध्ययनों के अनुसार मां के दूध के रासायनिक संगठन में एक अपरिवर्तित शर्करा पाई गई है। इसका शिशु द्वारा अपने खुद के पोषण के लिए उपयोग नहीं किया जाता। तथापि शिशु का सूक्ष्म जीवों संरचित करने वाले जीवाणु इस शर्करा पर जो उनके खाद्य की तरह काम आते हैं, फलते फूलते हैं। कुपोषित माताओं के दूध में इस शर्करा की मात्रा कम होती है। परिणाम स्वरूप उनके शिशुओं के सूक्ष्म जीव परिपक्व होने में विफल हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शिशुओं में कुपोषण पाया जाता है। बहुत बड़ी बात नहीं लिखी है, सिंपल सी बात है कि क्या होता है, क्यों कुपोषित है, और कुछ नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत निर्णायक निष्कर्ष, फिर वही इन्फरेंस पूछा है, निहितार्थ, निष्कर्ष, अनुमान। लिखा है यदि बच्चों में कुपोषण की दशा आहार नली के जीवाणुओं के कारण होती है तो इसका उपचार नहीं किया जा सकता। कहीं उपचार की बात उसने कही थी? नहीं कही थी। जो पहले ही बार में गलत लग जाए उसको कट करते हुए ही चलना है। ठीक। कुपोषित शिशुओं की आहार नलियों में परिपक्व सूक्ष्म जीवों संरोपित किए जाने चाहिए। कहीं उसने बताया कि संरक्षित करो, संरोपित करो? नहीं। कुपोषित माताओं के शिशुओं को मां के दूध की जगह डेयरी का साइलिलेटेड, और कहीं उसने कहा कि मां के दूध की जगह ये नहीं वो पिलाओ। पोषण पर आहार नली के जीवाणुओं के हानिकर प्रभावों पर अनुसंधान के नीतिगत निहितार्थ हैं। ये जो निकला है वो क्या है? पोषण पर आहार नली के जीवाणुओं के हानिकर प्रभावों पर अनुसंधान के नीतिगत निहितार्थ हैं, ना कि वो सब। ठीक है। ये ज्यादा सही है, बाकी उसने कुछ नहीं बताया। ना उसने कहा कि डेयरी का दूध पिलाओ, ना उसने कहा कि बाहर से कुछ करो। तो ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है परिच्छेद में क्या कहा गया है। कई बार चारों सही लगेंगे, परिच्छेद के अकॉर्डिंग काम करना है। पूर्व धारणाएं कौन कौन सी बनाई गई हैं ये भी हमें देखना है। नंबर एक, अपरिपक्व आहार नली जीवाणु संगठन के कारण कुपोषण से ग्रस्त बच्चों के उपचार के लिए एक समाधान प्रसंस्कृत जीवाणु युक्त खाद्य पदार्थ है। उसने कहीं नहीं बताया कि क्या खाद्य पदार्थ, उसने समस्या बताई थी मेनली। ठीक है।
दूसरा देखते हैं, कुपोषित माताओं के शिशुओं में आमतौर पर कुपोषित होने की प्रवृत्ति होती है। तो वो माताओं से ही तो रिलेट करके बता रहा था इसमें। तो केवल 2 सही है, क्योंकि वो बता रहा था कि कुपोषित माताओं के शिशुओं में कुपोषित होने की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई गई है। ये पूर्व धारणा बनाई गई है, जो दूसरी वाली है, पहली वाली पूर्व धारणा नहीं है, ठीक है? क्योंकि आहार नली कुपोषण वही होता है जो खाद्य पदार्थ वो सब हम लोगों ने देखा था, तो बी वाला ही सही है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं परिच्छेद। पश्चिमी अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर तापमान पिछले 5 दशकों में भूमंडलीय औसत से लगभग 5 गुना तेजी से बढ़े हैं। अंटार्कटिका आप जानते हैं कहाँ पर है। अनुसंधानकर्ताओं को अब पता लगा है कि पिघलते हुए हिमनदों के कारण अंटार्कटिक प्रायद्वीप के तटीय जलों में नितल जीव जाते यानी बेंथोस बेंथोस आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट में, पिक्चर एक बनी हुई होगी। बेंथोस के बीच कुछ जाति विविधता नष्ट हो रही है, जिसका प्रभाव समग्र समुद्र अधिस्थल पारितंत्र पर पड़ रहा है। उनका विश्वास है कि जल में निलंबित अवसाद के बढ़े हुए स्तर ही तटीय क्षेत्रों में क्षीयमाण जैव विविधता का कारण है। यानी कि ये तापमान का रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है, हिमनदों के पिघलने से, और उसका रिलेशन फिर आगे जीव जंतुओं से भी हो रहा है, विविधता नष्ट हो रही है, वो सब बातें हो रही हैं, ठीक है। अब मोटा मोटा समझ जाओगे तब भी आंसर हो जाएगा। कौन सी पूर्व धारणा बनाई गई होगी? पहला, भूमंडलीय तापन के कारण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हिमनदों के क्षेत्र तेजी से गर्म हो रहे हैं। ऐसा उसने नहीं बताया, उसने कहा गर्म हो रहे हैं। कहीं ये बताया था, क्या बताया था? पश्चिमी अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर तापमान पिछले 5 दशकों में भूमंडलीय औसत से लगभग 5 गुना तेजी से बढ़े हैं, भूमंडलीय औसत से। लेकिन ये नहीं बोला कि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। यहाँ क्या लिखा है? अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, ठीक है। यहाँ पे बताया भी है, भूमंडलीय तापन के संबंध में हिमनद तथा अन्य क्षेत्रों की तुलना नहीं की गई है। यही जो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, ये लाइन वहां पर नहीं है। वहां ये बताया है भूमंडलीय तापन का 5 पर गुना ज्यादा, ना कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में। भूमंडलीय तापन के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में समुद्र अधिस्थलीय अवसादन हो सकता है। हाँ, ये तो है पूर्व धारणा की, अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है। पिघलते हुए हिमनद कुछ क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता को कम कर सकता है, ये तो सिंपल सा दिख ही रहा ही था। तो आंसर होना चाहिए 2 और 3। आंसर होना चाहिए 20 का सी। 2 और 3 चेक कर लेते हैं। हाँ, 2 और 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 60 नंबर परिच्छेद पे। किसी अनुसंधान दल ने उल्लू के एक दीर्घकालीन बसेरे की परीक्षा की। उल्लू छोटे स्तनपायी जंतुओं का शिकार करते हैं और दीर्घकाल में एकत्रित होने वाले उन आहारों के उत्सर्जित अवशिष्टों से हमें पूरी पिछली सहस्त्राब्दी में छोटे स्तनपायी जंतुओं की बनावट संरचना की समझ मिलती है। इस अनुसंधान से यह संकेत मिला है कि जब पृथ्वी लगभग 13,000 वर्ष पूर्व तीव्र तापन की अवधि से गुजरी, तब छोटे स्तनपायी जंतुओं का समुदाय स्थिर और प्रतिस्पंदी बना रहा, किंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश से पर्यावरण में मानवकृत कारणों से हुए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जैव मात्रा और जैव प्रवाह ऊर्जा प्रवाह में बड़ी गिरावट आई। इसने मानवकृत कारण बताए हैं, देख, लेकिन प्राकृतिक कारण नहीं बताए। ऊर्जा प्रवाह में इस नाटकीय गिरावट का अर्थ यह है कि आधुनिक पारितंत्रों में उतनी सहजता से अनुकूलन नहीं हो रहा जितनी सहजता से अतीत में हुआ करता था। सिंपल एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। पूर्व धारणाएं कौन सी बनाई गई हैं? पूर्व धारणाएं सबसे कठिन होती हैं। पूर्व धारणाएं बीच में पूछी जाने लगी थी ज्यादा, इसीलिए पेपर सीसेट का और टफ होता जा रहा था, क्योंकि मैथ भी टफ आ रही थी और पूर्व धारणाओं पे पूर्व धारणाएं भरी होती थी। 21 नंबर देखते हैं। भूमंडलीय तापन बराबर होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। आसन्न भूमंडलीय तापन का छोटे स्तनपायी जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसने बोला है स्तनपायी जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, तो अब थोड़ी पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होगा। पृथ्वी के प्राकृतिक प्रतिस्पंदन में कमी के लिए मनुष्य उत्तरदायी है। हाँ, उसने बोला मानवीकृत कारण। ये क्या लिखा था? मानवकृत कारण। तो इसका वैध आंसर केवल 3 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अस। ठीक है, यहाँ पे पूरी कहानी बताई गई होगी, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं। खाद्य की किस्मों का पूरे विश्व में विलोपन हो रहा है। पूरे विश्व की बात कही है। देखो, जब आप ज्यादा पीवाईक्यू लगा लोगे ना, 2-3 बार भी आप वीडियोस देख सकते हो हर 2-3 महीने के बीच में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पूरे पैराग्राफ में
काम के वो वर्ड क्या है जहाँ फँसाया जाएगा। जैसे इसने बोला खाद्य की किस्मों का पूरे विश्व में, तो मैंने तुरंत क्या बोला पूरे विश्व में। ऐसे ऊपर वाले पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था, वहाँ लिखा था मानवीकृत कारण। मैंने आपसे तुरंत बोला था प्राकृतिक कारण नहीं लिखा है। तो आप समझ जाओगे पैराग्राफ पढ़ते हुए कि चीज़ें कहाँ पर याद रखनी है पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हुए। खाद्य की किस्मों का पूरे विश्व में विलोपन हो रहा है और यह तेजी से हो रहा है। उदाहरण के लिए अगर 19वीं शताब्दी में उगाई जाने वाली सेब की 7,000 किस्मों में से 100 से भी कम बची हैं। वाह! समझ रहे हो कितना ज़्यादा हम लोग या प्राकृतिक रूप से मानव निर्मित रूप से जो काम कर रहे हैं उससे सेब की 7,000 में से 100 ही बची हैं, वो भी नहीं बचेंगी। तो सेब हम लोग देखा करेंगे कि एक सेब हुआ करता था। फिलीपींस में कभी धान की हज़ारों किस्में फल-फूल रही थीं, किंतु मुश्किल से 100 किस्में तक ही उपजाई जा रही हैं। चीन में मात्र 1 शताब्दी पूर्व खेती में प्रयुक्त होने वाली गेहूँ की किस्मों में से 90% किस्में विलुप्त हो चुकी हैं। विगत समय में किसानों ने बहुत परिश्रम से अपनी स्थानीय जलवायु पर्यावरण की विलक्षणताओं के काफ़ी अनुरूप फसलों को उपजाया और विकसित किया। हाल के पिछले वर्षों में कुछ थोड़ी-सी भारी उपज वाली किस्मों पर खाद्य के प्रौद्योगिकी चलित उत्पादन वितरण पर हमारी भारी निर्भरता के कारण खाद्य फसलों की विविधता में कमी हो रही है। ये भी ध्यान रखिएगा। यदि कोई उत्परिवर्तनकारी फसल, रोग या भावी जलवायु परिवर्तन उन कुछ फसलों, पादपों का संहार कर दे जिन पर हम अपनी बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए निर्भर हो चुके हैं, तो हमारे लिए उन कुछ किस्मों की घोर आवश्यकता हो सकती है जिन्हें हमने विलुप्त हो जाने दिया। ये बहुत वर्तमान समस्या है, वर्तमान समस्या पर भी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। पूर्व धारणा कौन-सी बनाई गई है? पढ़िए। पादप जातियों के बड़े पैमाने पर विलोपन होने का प्रमुख कारण मनुष्य ही रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था मनुष्य और मानव और प्राकृतिक दोनों, क्योंकि कहीं नहीं लिखा कि मनुष्य की बात हो रही है। उसने बस कारण समस्या बताई है, समस्या। कारण नहीं बताया कि मनुष्य ही है या कोई और भी। तो यहाँ पर क्या लिखा है? प्रमुख कारण मनुष्य ही रहे हैं ऐसा नहीं है। मुख्यतः स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों के उपभोग से फसल विविधता सुनिश्चित होती है। मुख्यतः शब्द लगा है तो ये सही मान सकते हैं। क्योंकि स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों के उपभोग से ही फसल विविधता सुनिश्चित होती है, ठीक है? खाद्य उत्पादन और वितरण की वर्तमान शैली अंततोगत्वा निकट भविष्य में खाद्य की कमी की समस्या की ओर ले जाएगी। ऐसा कुछ नहीं कहा है कि खाद्य उत्पादन वितरण की वर्तमान शैली ही अंततोगत्वा जो शब्द है ना उनका महत्व होता है। हमारी खाद्य सुरक्षा स्थानीय रूप से उपजाऊ जा रही फसलों की किस्मों को बचाए रखने की हमारी योग्यता पर निर्भर हो सकती है। हाँ, सुरक्षा वही होगी जो हमारी जो चीज़ें चल रही हैं ना हमारी खाद्य सुरक्षा स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों की किस्मों को बचाए रखनी ही हमारी योग्यता पर निर्भर होती है और क्या। हम नहीं बचा पाएँगे तो कैसे जिएँगे, ठीक है? ये हम पढ़ेंगे कल, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।